चलिए। अच्छा, हमने फ्रंट एंड को जो है वो तकरीबन कह दिया है कि जितना फ्रंट एंड में हमने अभी तक पढ़ना था स्टेप 1 में वो हमने पढ़ लिया है, और उसकी बेस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिस्कशन कुछ कल मैंने की है, कुछ आज की क्लास के बाद में, या इनफैक्ट आने वाले कल करूँगा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो हमने बेसिकली 30 लेक्चर ऑलमोस्ट कर लिए हैं, या 29 हैं गालिबन। तो 30 लेक्चर्स में हमने फ्रंट एंड को अच्छा खासा खंगालने की कोशिश की है। आज हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे, और बैकएंड के लिए हमने फ्रंट एंड के लिए ना एक अलग एप्लीकेशन बनाई थी, और उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक फ़ोल्डर में रखा था जिसे मैंने माई ऐप नाम दे दिया था। ठीक है, इसे माई ऐप के बजाय मैं इसे कह देता हूँ जी दिस इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट, यानी ये क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट आई कैन एक्चुअली मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसमें मैं एक बैकएंड बनाऊँगा। ठीक है, बैकएंड की एप्लीकेशन। आइडिया ये है कि हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन अलग होगी और हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगी, अलग होगी, सेपरेट एप्लीकेशन होगी। तो हम 2 एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होंगे, फ्रंट एंड अलग और बैकएंड अलग। फिर जब ये बैकएंड थोड़ा बहुत बन जाएगा तो हम अपने फ्रंट एंड को अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे, किसके थ्रू? APIs के थ्रू। तो फिर हमारी फ्रंट एंड पे जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो हमारे अपने बैकएंड से आ रहा होगा। जैसे अभी हम जो डाटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? फेक स्टोर API से, या कहीं किसी थर्ड पार्टी API से ले रहे हैं। तो अब हम जो बैकएंड बनाने लगे हैं वो ई-कॉमर्स का बैकएंड बनाने लगे हैं, सो दैट व्हेनेवर वी मेक अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड इन आवर ऑन डेटाबेस, should be fetched by our on server side coding and should be served to our on front end। ये सब कुछ हमारा अपना। क्लियर? तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको गालिबन बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी बेटा, कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, उन तीनों लेयर्स में अगर आपको याद हो तो ये मैं 3 डायग्राम ड्रॉ की थी। तो मैंने कहा था जी कि ये हमारा फ्रंट एंड है, तो अब आप फ्रंट एंड कर चुके हैं। ये हमारा फ्रंट एंड किस में बना हुआ है? रिएक्ट JS में या नेक्स्ट JS में। तो हमने नेक्स्ट JS कवर नहीं किया, हमने सिर्फ रिएक्ट JS पढ़ा है, बट इन दोनों में हो सकता है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बन चुका है। इसको मैंने क्या बोला है? क्लाइंट बोला है, यानी मैंने इस पूरी एप्लीकेशन को क्लाइंट के फोल्डर के अंदर रख दिया। अब आइडिया इज़ कि अभी तक मेरा ये फ्रंट एंड किसको रिक्वेस्ट कर रहा था? किसी थर्ड पार्टी सर्वर को, फेक स्टोर API को। वहाँ से डाटा ला रहा था और डाटा आके यहाँ पे क्या कर रहा था? डिस्प्ले कर रहा था। इवन अभी भी कर रहा है। अब से ऑनवर्ड हमने ये काम नहीं करना। आज हमने लेयर नंबर 2 स्टार्ट करनी है, विच इज़ दिस वन, कि ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करे किसको? हमारे सर्वर को, और सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करे, अंडरस्टैंड करे, और रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके वापस इसको क्या दे दे? रिस्पॉन्स दे दे। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कॉल्ड एज द बैकएंड, या इसे आप कह लें सर्वर साइड कोडिंग, या इसे सिर्फ सर्वर कह लें। तो सर्वर के अंदर हम बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ करेंगे? यानी इसको मैं सिर्फ सर्वर कह रहा हूँ, और सर्वर के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ करनी है वो कौन कौन सी यूज़ करनी है? नंबर 1 Node.js तो एज अ इन्वायरमेंट यूज़ होगा, जो फ्रंट एंड में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बोलते हैं Express.js, और इसके अलावा बेशुमार टूल्स या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ यूज़ करेंगे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो जो वो लाइब्रेरीज़ हमें ज़रूरत पड़ेंगी हम उनको इंस्टॉल करते जाएंगे, बट प्राइमरीली सर्वर बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सप्रेस चाहिए। तो एक्सप्रेस क्या भला है? Node.js का एक फ्रेमवर्क है। क्लियर? शॉर्टेस्ट इसकी डेफिनेशन ये है। बाकी कहानियाँ सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि क्या होता है सर्वर, क्यों होता है सर्वर। बैकएंड या क्लाइंट सर्वर, इस पूरे को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यानी अगर मैं इस पूरे को, पहली दोनों लेयर्स को कंबाइन कर दूं एक तीसरे डब्बे में, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी थर्ड लेयर की, विच इज़ कॉल्ड एज DB। तो जब हम पहले सर्वर साइड पढ़ लेते हैं, सर्वर पे कोडिंग कैसे होती है, सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे हैंडलिंग होती है, तो फिर हम DB की तरफ जाएंगे। सो मैं इसको फिलहाल क्या कर रहा हूँ? इग्नोर कर रहा हूँ, साइड पर रख रहा हूँ। ओके, सो हमने सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमने, अच्छा सर्वर के काम क्या क्या हैं ज़रा ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये पहले दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सर्वर के काम क्या क्या हैं? नंबर 1, सर्वर लिसन्स टू द रिक्वेस्ट, लिसन्स दी रिक्वेस्ट करेगा कौन? क्लाइंट। तो सर्वर क्या करेगा? हमेशा ऑन रहेगा, लिसनिंग मोड में रहेगा। क्या लिसन करेगा? जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आएगी। दूसरा काम क्या है? पहला लिसन्स द रिक्वेस्ट, दूसरा अंडरस्टैंड्स या इंटरप्रेट्स द रिक्वेस्ट। यानी जो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर को इस काबिल होना चाहिए कि उस रिक्वेस्ट को समझ भी पाए।
कि उस रिक्वेस्ट को क्या चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई वेब पेज चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए। सर्वर का मतलब है सर्व करने वाला, और इसके पास वो तकरीबन सब कुछ सर्व कर सकता है, ठीक है। तो इट इंटरप्रेट्स द रिक्वेस्ट, और इंटरप्रेट की बेस पे इट प्रिपेयर्स द रिस्पॉन्स, और चौथा काम सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। क्लियर? ये 4 काम प्राइमरीली सर्वर के हैं। रिसीव्स द रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड्स और इंटरप्रेट्स द रिक्वेस्ट, प्रिपेयर्स द रिस्पॉन्स, सेंड द रिक्वेस्ट। तो इस पूरे काम को, यानी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट होकर सर्वर तक जाने को और सर्वर से रिस्पॉन्स लेके वापस क्लाइंट तक आने को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ये एक पूरा चक्कर बन जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। सो दैट्स दी आई थिंक इनफ डिटेल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। मैं इसे सेव कर लेता हूँ ताकि अगर हमें इमेज की रेफरेंस की दोबारा ज़रूरत पड़े तो वी कैन कम बैक टू इट। और लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मैंने चूँकि कहा है कि क्लाइंट की एप्लीकेशन अलग होगी, सर्वर की अलग होगी, तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस नए फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। नया फ़ोल्डर तो नहीं बनाया, इनफैक्ट यहाँ पे पहले राइट क्लिक करके, यस, एडमिन की तीसरी एप्लीकेशन बनेगी। सर आपने इसका नाम चेंज कर दिया तो ये गिटहब में प्रॉब्लम नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैं गिटहब की दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करूँगा क्योंकि अब मुझे गिटहब पे 2 फोल्डर पुश करने हैं एक साथ, यानी रूट फोल्डर पुश करने हैं। वो बताता हूँ ना, जो प्रॉब्लम करेगा उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊँगा और इस न्यू फोल्डर को मैं बोल देता हूँ जी बैकएंड। क्लियर? और आपने जो पूछा है जी एडमिन साइड भी चाहिए होगा, तो यस, आप तीसरा फोल्डर भी अभी से ही क्रिएट कर लें, तीसरा फोल्डर भी क्रिएट कर लें विच इज़ एडमिन। तो हमने एडमिन जो है वो अलग एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, बैकएंड अलग होगा और फ्रंट एंड अलग होगा। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, एडमिन आपका मोस्ट सिक्योर और सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसको आप ज़्यादा सिक्योर सर्वर पे होस्ट कर दें। यानी अब तीनों एप्लीकेशंस को अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर पे होस्ट करके अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं और इन तीनों को आपस में कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अम्बन स्टैक, ठीक है। सो मैं अभी फ़िलहाल बैकएंड पे जा रहा हूँ। मैं इस पूरे फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, ओपन विद VS कोड, और यहाँ पे मेरे पास ये 3 फोल्डर आ जाएंगे। अब आपने एक चीज़ का लाजमन ख्याल रखना है कि जब भी आपने जिस फोल्डर के साथ काम करना है, Ctrl+J से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, तो आपने ये ख्याल करना है कि जो भी कमांड रन करनी है वो आप राइट फोल्डर में करनी है, यानी जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे होंगे। तो मैं अभी किस फोल्डर के साथ काम करने लगा हूँ? बैकएंड। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा? CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, BACKEND, बैकएंड। क्लियर? तो अब यह देखिएगा बैकएंड का फोल्डर अभी तक खाली है और एडमिन का फोल्डर भी खाली है। एडमिन को तो मैं अभी छेड़ ही नहीं रहा, सिर्फ बैकएंड को छेड़ रहा हूँ। तो क्लाइंट में वो सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जिसको ऑलरेडी मैंने काम किया। तो यहाँ पे मैं बैकएंड के अंदर जाता हूँ और बैकएंड के अंदर जाने को बैकएंड की Node.js या एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे? npm init -y। अच्छा, ये npm init क्या है? चूँकि हमें पता है कि हमने नोड के बहुत सारी लाइब्रेरीज दी है, नोड के बहुत सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे npm से, तो हमने बैकएंड के फोल्डर में जो पहली कमांड रन करनी होती है उसे हम बोलते हैं npm init। npm init का मतलब है कि npm का यानी नोड का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर दो। init का मतलब इनिशियलाइज़ कर दो, npm का मतलब नोड का प्रोजेक्ट। तो जब मैं इसको सिर्फ ये करूँगा तो ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा। मिसाल के तौर पे जब भी मैंने इंटर किया तो इट विल आस्क मी कि जी पैकेज नेम क्या देना है। तो ऑलरेडी उसने कहा जी अगर आप कुछ भी इंटर नहीं करेंगे तो पैकेज नेम का मतलब फोल्डर का नाम, मेरे फोल्डर का नाम ऑलरेडी क्या है। तो अगर आपको नया फोल्डर देंगे तो बैकएंड के अंदर वो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर फोल्डर इनसाइड द बैकएंड, तो मैं इसे खाली रहने देता हूँ और आगे चलता हूँ। वो मुझसे कहा हम बेसिकली बैकएंड में APIs बनाएंगे, तो APIs का वर्जन होता है कोई ना कोई, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने API को कौन सा वर्जन देना है। तो अभी तो पहली दफ़ा बना रहा हूँ तो 1.0.0 फाइन, ठीक है, वर्जन भी ठीक है, मैं इसको भी कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, कहूँगा ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो मैं कहूँगा जी इसको भी खाली रहने दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स बैकएंड API, ये इसकी डिस्क्रिप्शन कर दें। वो मुझसे पूछ रहा है एंट्री पॉइंट कौन सा है। अच्छा, जब भी आप बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आपके प्रोजेक्ट ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, कोई ना कोई रूट फाइल देनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्टार्टिंग फाइल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है आपने एंट्री पॉइंट कौन सी देनी है। मैं अगर कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किसको एंट्री पॉइंट ट्रीट करेगा? index.js को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि index.js ना हो बल्कि ये क्या हो, app.js हो, server.js हो, कुछ भी हो। तो मैं कहता हूँ जी कि ये मेरी एंट्री पॉइंट हो।
लेकिन देखें अभी ये तो एंट्री पॉइंट बनी ही नहीं है, इसका मतलब है जो मैं फाइल यहाँ पे दूंगा वो बैकएंड में जाके क्रिएट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कर लेंगे बाद में। अब कह रहा है टेस्ट कमांड मैंने कोई भी नहीं देनी, फिर कह रहा है गिट रिपोजिटरी, कह रहा है कि इसको गिट के साथ लिंक करना है या नहीं करना, मुझे करना है लेकिन मैं अभी मैनुअली कर लूँगा, अभी मुझे इधर कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। वापस जाऊँगा, कीवर्ड्स कुछ भी नहीं देने, ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, और लाइसेंस इसे MIT कर लें, ओपन सोर्स, कुछ भी ना लिखें तो दैट स्टिल इज़ फाइन एंड दैट्स इट। वो मुझे कह रहे जी कि आपने जो डिटेल दी है कंफर्म करें ये, ठीक है, यानी मैंने नाम क्या दिया है, बैकएंड, मैंने कुछ नहीं दिया तो उसने बैकएंड का फोल्डर ट्रीट किया है, ठीक है। उसने कहा वर्जन कौन सा है, मैंने कुछ नहीं दिया तो उसने 1.0.0, डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया वही लिया है, मेन का मतलब एंट्री पॉइंट, तो मैंने कहा जी app.js। स्क्रिप्ट्स अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। ये स्क्रिप्ट वही है जो फ्रंट एंड में हम npm run dev npm beat जाके मैनुअली नहीं लिखता था, ये भी वही है। तो ऑथर यासिर अली और लाइसेंस MIT, यस, तो ये बेसिकली क्या करेगा, दैट्स अ गुड पॉइंट। ये जो मैं मुझसे कह रहा ना इज दिस ओके, यस करूँगा तो ये पैकेज जेसन फाइल ही क्रिएट करेगा। तो एक्चुअली जब भी सॉरी यस, पैकेज जेसन को अपडेट भी कर सकते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो बाद में जाके ऑलवेज अपडेट कर सकता हूँ। तो जब मैं यस करूँगा या वाई प्रेस करूँगा तो ये आपके बैकएंड के फोल्डर के अंदर एक पैकेज जेसन फाइल बनाएगा और इसके अंदर सारे के सारे वही चीज़ें आ गई हैं जो मैंने सवाल दिया था। तो दैट्स फॉर श्योर, दैट्स इट। अब मैं इसे कंट्रोल J करूँगा। यही काम अगर आप पैकेज जेसन डिलीट कर दें तो यही काम आप अगर यूँ करें npm init -y, तो -y का मतलब ये है कि अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, सारे फीचर्स या सारे ऑप्शन डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा खुद ही, ठीक है। एंटर करूँगा तो देखिए नो क्वेश्चन, सारे फीचर्स डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दिए उसने और यहाँ पे आए तो इसने ये ऑटोमेटिकली दे दिया। और इसने रूट फाइल का नाम क्या दिया, इंडेक्स में इसे दोबारा चेंज करके ऐप दे देता हूँ, यहाँ से जो मर्जी चेंज कर लें आप, दैट्स टोटली अप टू यू। क्लियर हो गई बात। अब मेरा जो बैकएंड का पहला स्टेप था ना वो सेटअप हो गया। सर्वर को हम क्या बनाने लगे, सर्वर बनाने लगे। क्या बनाने लगे, सर्वर बनाने लगे। तो सर्वर बनाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए जो Node.js के ऊपर काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज Express.js। क्या, बिल्कुल फील फ्री टू गो इंटरनेट एंड चेक द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा जी Express.js, तो Express.js के ऊपर आएंगे तो ये पहली वेबसाइट एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आपने सिंपल ये 6 लाइनें लिखनी है तो आपका सर्वर बन जाएगा। बैकएंड फ्रंट एंड की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फ्रंट एंड आती है तो बैकएंड आप इट्स अ मैटर ऑफ चुटकी, गॉट इट। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत ध्यान करना पड़ेगा पहले कुछ दिन ताकि आप फ्लुएंट हो जाएं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, npm install express। तो आपको पता है कि जब भी आप कोई लाइब्रेरी जिसको यूज़ करने लगे हैं तो उसको आपको पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जस्ट ये मेक श्योर कर लें कि बैकएंड की सारी लाइब्रेरीज बैकएंड के फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल करनी है और फ्रंट एंड की सारी लाइब्रेरीज क्लाइंट के अंदर इंस्टॉल करनी है और एडमिन की सारी लाइब्रेरीज एडमिन के अंदर इंस्टॉल करनी है। मिक्स एंड मैच नहीं करना। तो मैं ऑलरेडी बैकएंड के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm express। ये जितनी भी चीज़ें मैं इंस्टॉल करूँगा ना ये हमारे पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज़ में आ जाएंगी। अभी देखें यहाँ पे डिपेंडेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा दो चीज़ें होंगी, यहाँ डिपेंडेंसीज़ की आ जाएगी और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रंट एंड में नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है। सो कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्या आ गया, डिपेंडेंसीज़। कितनी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हुई हैं, सिर्फ एक। और कौन सी है, एक्सप्रेस, उसका वर्जन क्या है 5.1.0। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉक जेसन, ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। पैकेज लॉक जेसन को अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ना आप क्रिएट करते हैं ना आपने डिलीट करनी है, इसे छोड़ दें एज इट इज़। आपने एक चीज़ नोट की है, जब हमने फ्रंट एंड की ऐप बनाई थी तो हमने कहा था क्रिएट @latest, तो उसने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग दे दिया था, सोर्स का फोल्डर दिया था, उसके अंदर CSS दी थी। बैकएंड में इस तरह की कोई स्कैफोल्डिंग आपको नहीं मिलती, सब कुछ आपको खुद करना होता है। जैसे फ्रंट एंड में आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको सेटअप करके दे देते ना, बैकएंड में आपने एक एक चीज़ खुद सेटअप करनी होती है एक्सप्रेस के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए इट हैज़ डन नथिंग एट इट्स ऑन, एवरीथिंग इज सपोज टू बी बाय माई सेल्फ। तो अब आपने एक्सप्रेस कर लिया। अब एक्सप्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपने एक फ़ाइल का नाम दिया था app.js। इसका मतलब है कि आपने इस नाम की फ़ाइल भी जाके क्रिएट करनी है, ठीक है। तो कहाँ क्रिएट करनी है, बैकएंड के रूट फोल्डर के अंदर। रूट फोल्डर का मतलब बैकएंड है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसे क्या नाम दूंगा, app.js। जी नहीं, यहाँ सेफ्टी का तो सवाल ही नहीं है ना।
हमने जितनी भी फाइलें क्रिएट करनी है हमने कहाँ डिप्लॉय करनी है, सर्वर पे। तो इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है, होस्टिंग प्रोवाइडर की है, हमारी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि जी इस फोल्डर के अंदर रखेंगे तो इनसिक्योर होगी, फोल्डर के बाहर रखेंगे तो ज़्यादा सिक्योर होगी। ये कंसोल पे शो नहीं हो सकती ना अगर आप रूट डायरेक्टरी में करें उसको? कंसोल पे कैसे? जैसे मैं अगर की डाला था ना, तो अगर मैं उसको की को फोल्डर के अंदर रखा था सोर्स के, तो उसने बोला कि उसके लिए आप बैक एंड पे एक्सप्रेस जैसे कुछ यूज़ करें, क्योंकि वो सर्वर कंसोल पे ना हाँ, फ्रंट एंड देखें, सर्वर का मतलब क्या है, सर्वर पे आप जो कुछ भी कंसोल करेंगे वो ब्राउज़र के कंसोल पे कभी शो नहीं होगा। सर्वर का मतलब है समथिंग विच इज़ आउटसाइड योर ऑन सिस्टम। अभी तो हम डेवलपमेंट के लिए अपने लोकल सिस्टम को सर्वर ट्रीट कर रहे हैं। अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर सर्वर, क्योंकि आपने कहीं होस्ट करना है ये कोड। तो ये लोकल सिस्टम पे जो सर्वर है ये टेम्परेरी है आपकी डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो यस, कंसोल में आप ब्राउज़र के कंसोल में सर्वर साइड की कोई चीज़ नहीं देख सकते। क्लियर? और वो इसी वजह से कि उसको कौन सिक्योर करता है, सर्वर। और उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आप फोल्डर रूट में रखें या कहीं नेस्टेड फोल्डर में रखें, दैट्स नथिंग। बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है आपको इस फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस करना ही नहीं देता, ठीक है। यस, यानी बैकएंड हमारा बैकएंड लॉजिक हैंडल करेगा, सर्वर बना होगा, एडमिन भी उसी से कनेक्ट होगा और क्लाइंट भी उसी से कनेक्ट होगा। क्लाइंट के अंदर फ्रंट एंड नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो फ्रंट एंड ही है। क्लियर? अभी उस इतनी बड़ी बड़ी टेंशन ना लें, मासूम दिमागों पे इतना जोर डालें ही नहीं, बस पीर साहब के पीछे नियत बांध के खड़े हो जाए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये सवाल काफ़ी आगे के हैं, आप पूछ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ज़ाहिर है उन सारों के जवाब आपको समझ नहीं आएंगे शायद, बट दैट स्टिल इज़ फाइन, जस्ट डू फॉलो मी। आप 10 दिन मजीद वेट करें, 10 दिनों बाद सारा पिक्चर आपके सामने खुल के आ जाएगा, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। 10 दिन से मेरा 10 लेक्चर्स तकरीबन। तो अब मैंने यहाँ पे बनाना है अपना पहला सर्वर। मैंने इंस्टॉल कर लिया क्या, एक्सप्रेस JS। इंस्टॉल कैसे कर लिया मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक्सप्रेस मेरा इंस्टॉल्ड है। एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। जैसे कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो तो मैंने कहा था जी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे एक मसला आएगा, अच्छा मसला तो बाद में बताऊँगा, पहले ज़रा मैं यहाँ स्ट्रेट अवे इसको वो कर लूँ। ये लाइन आपने पहले लाजमी लिखनी है कि आपने इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सो मैं कहूँगा जी कि इसको मैं कॉल करूँ, बिल्ट इन फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं ना, फंक्शन कॉल करने का यही तरीका होता है। और बिल्ट इन का मतलब क्या है, वो फंक्शन आपने खुद डिफाइन नहीं किया, ये फंक्शन आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उसे आप किसी भी वेरिएबल में सेव कर लें, दैट्स इट। फंक्शन कैन रिटर्न समथिंग, ठीक है। और हमने इसने जो भी रिटर्न किया हमने उसे कहाँ सेव कर दिया, ऐप के नाम से, दैट्स इट। क्यों सेव किया, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेस का फंक्शन है ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। यहाँ पे आएँ और इधर लिखें app.listen, लिसन। आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के फंक्शन कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो app.listen एक बिल्ट इन फंक्शन है। वंस अगेन, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। तो मैंने क्या कहा है, सर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इट लिसन्स द रिक्वेस्ट। पहला स्टेप क्या है, सर्वर शुड बी इन लिसनिंग मोड। किसको लिसन करे, इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करे। तो ये app.listen क्या अलाउ करता है कि आने वाली रिक्वेस्ट को क्या करो, लिसन करो। क्या करो, लिसन करो। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ आपको, नेटवर्क की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ना वो किसी न किसी पोर्ट पे रन होती हैं। पोर्ट कहते हैं एक गेटवे को, रास्ते को, दरवाजे को। ये मेरा CPU पड़ा हुआ है, इस CPU के बैक पे और फ्रंट पे कितनी ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं। तो पोर्ट्स का मकसद क्या होता है कि आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, माउस या कीबोर्ड या हेडफोन या मॉनिटर, कुछ भी क्या कर लें CPU के साथ अटैच कर लें। तो जब पोर्ट अटैच करेंगे तो उस पोर्ट के थ्रू क्या होगा, डिवाइसेस की कम्युनिकेशन होगी। यानी माउस पोर्ट के ज़रिए CPU से बात कर रही है। गॉट इट? तो पोर्ट किसको बोल रहा हूँ, एक गेटवे को बोल रहा हूँ, एक दरवाजे को, गेट को बोल रहा हूँ, डोर को बोल रहा हूँ, ठीक है। थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स, ऐसा दरवाज़ा, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू कम्युनिकेशन अकर होती है, ठीक है।
इन पोर्ट्स को हम कहते हैं फिजिकल पोर्ट्स। क्या बोलते हैं? अब जो पोर्ट पढ़ाने लगा हूं उसका मतलब है लॉजिकल पोर्ट। लॉजिकल पोर्ट का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि मेरे ब्राउज़र में 3 ऐप्स चल रही हैं, 3 ऐप्स में से एक चल रही है मेरा फेसबुक मैसेंजर, दूसरी ऐप चल रही है मेरा व्हाट्सएप, और तीसरी ऐप चल रही है मेरा गूगल मीट। तीनों पे आप मैसेजिंग कर सकते हैं ना। यहाँ से क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला साहब मुझे मैसेज करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये हंजला साहब मैसेज करते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। अब ये है मेरा व्हाट्सएप, ये फेसबुक मैसेंजर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, और ये मेरा गूगल मीट है। ठीक है, तो हंजला मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ये तीनों चीज़ें एक ही ब्राउज़र के 3 टैब्स में खुली हुई हैं। एक ही ब्राउज़र के 3 टैब्स में 3 डिफरेंट वेबसाइट्स खुली हुई हैं, मैसेंजर, व्हाट्सएप, गूगल मीट। ओपन हो सकती है ना। तो हंजला ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये व्हाट्सएप का मैसेज डायरेक्ट ऐसा मुमकिन है कि एफबी वाले टैब में चला जाए? क्यों? कंप्यूटर को कैसे पता, मशीन को कैसे पता कि ये जो आने वाला मैसेज है इसे मैंने व्हाट्सएप की विंडो पे ही भेजना है? नहीं, ये कॉल के पीछे मैकेनिज्म क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ना, अब सिस्टम समझदार तो नहीं है ना, सिस्टम समझदार तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही काम अगर मुझे जनाब साद साहब कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि साद साहब का मैसेज वो अगर व्हाट्सएप पे मुझे भेजें तो वो मैसेज मुझे रिसीव हो गूगल मीट पे, या वो मैसेज मुझे रिसीव हो फेसबुक पे? इसके 0% चांसेस हैं। ठीक है, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई बंदा नेटवर्क एप्लीकेशन बनाता है ना, ये क्लाइंट सर्वर जो एप्लीकेशन है ना, ये नेटवर्क एप्लीकेशन है। नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलती है, कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेसबुक नेटवर्क एप्लीकेशन है, गूगल नेटवर्क एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप नेटवर्क एप्लीकेशन है। इन सारों को नेटवर्क चाहिए। जब भी कोई एप्लीकेशन बनाने वाला नेटवर्क एप्लीकेशन बनाता है तो वो हमेशा अपनी एप्लीकेशन में एक पोर्ट डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? पोर्ट का मतलब रास्ता, कि मेरी एप्लीकेशन जिस बंदे के सिस्टम पे भी चलेगी वो उस सिस्टम की ये वाली पोर्ट यूज़ करेगी, और वो उस एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड होती है। क्लियर है? मिसाल के तौर पे पोर्ट क्या होता है? ये फिजिकल पोर्ट की बात नहीं हो रही, अब ये लॉजिकल पोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉजिकल पोर्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है एक नंबर से। मिसाल के तौर पे एनी नंबर, यानी पोर्ट्स होती हैं 0 से लेके, ये बेटा कासिम थोड़ा सा शोर हो रहा है, अभी बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाता है, लोकल हाउस भी क्लियर हो जाता है। 2 मिनट के लिए ये जो पोर्ट होती है ना, दैट इज एनी नंबर बिटवीन 0 to 65,536। 36 है या 64 है, जो भी है, इतनी पोर्ट्स अलाउड होती हैं, यानी इतने रास्ते हैं आपके सिस्टम में दाखिल होने के। पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक रास्ता, एक पाथ। बिल्कुल जैसे ये फिजिकल पोर्ट है ना, वैसे ही लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं। तो सवाल यह है कि लॉजिकल पोर्ट्स हर सिस्टम में कितनी हो सकती हैं? ये पूरी दुनिया में पोर्ट्स इतने नंबर्स हो सकते हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा नेटवर्क एप्लीकेशन बनाता है तो वो अपनी एप्लीकेशन बनाते वक्त ये डिसाइड कर लेता है कि मेरी एप्लीकेशन ने, मिसाल के तौर पे फेसबुक ने कहा जी कि ये वाली एप्लीकेशन चलेगी पोर्ट 4000 पे, तो अब मेरे इस सिस्टम में 4000 पोर्ट, सिर्फ फेसबुक ही 4000 पोर्ट पे चलेगी और कुछ भी नहीं चलेगी, अगर फेसबुक ने ये पोर्ट ये वाली यूज़ की हुई है तो। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह कौन है? अच्छा, सफाई वाला है, इनको कैसे समझाएंगे? तो अब इसी तरह जब व्हाट्सएप वालों ने एप्लीकेशन बनाई होगी तो व्हाट्सएप वालों ने भी एक पोर्ट डिफाइन कर दी होगी कि यार व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा, व्हाट्सएप का सर्वर एड्रेस
सर्वर एड्रेस तो सर्वर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस सर्वर पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चल रही होती है ना, तो मैंने उस सर्वर पे पहुंचने के बाद किस एप्लीकेशन पे जाना है ये कौन डिफाइन करेगा? लेट सपोज ये कहते हैं जी ये चल रही है 36,000 पोर्ट, मिसाल के तौर पे ये चल रही है जी लेट सपोज 86,000 पोर्ट पे। क्लियर? तो हर नेटवर्क एप्लीकेशन किसी न किसी पोर्ट पे चलती है। तो हम आज पहली दफ़ा कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फ्रंट एंड यूज़ किया था, तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग हमने नहीं की थी, हमें खुद ब खुद प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड होके मिला था, बेसिक प्रोजेक्ट बनाया मिला था, तो हमने पोर्ट वहाँ खुद सेट नहीं की थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम चलाते हैं तो लोकल होस्ट कॉलन और आगे एक नंबर लिखा होता है, वो जो कॉलन के बाद नंबर लिखा ना वो पोर्ट नंबर है। तो आप कहेंगे सर आप आज नया फसाद छेड़ रहे हैं, उस वक्त पोर्ट नंबर क्यों नहीं समझाया? उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन ने खुद सेट कर दी थी। अब जो चूँकि मैं कह रहा हूँ कि बैकएंड पे आप कुछ भी आपको ऑटोमेटिक सेट होके नहीं मिलेगा, आप सब कुछ खुद से सेट करेंगे। तो अब आप सर्वर को लिखते वक्त ये बताएंगे कि ये सर्वर क्या करेगा, मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। तो मैंने लिसन करते वक्त ये बताना है कि ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वही है कि मेरी जो सर्वर एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे चलेगी। लेकिन वो पोर्ट चेंज भी होती रहती है कभी-कभी। जी खुद कर सकते हैं, नहीं कभी नहीं चेंज होती। कहाँ चेंज होती है मुझे बताएं ना। 5173 फिर कभी 74 हो जाती है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कब चेंज होती है उसका जवाब है एक मिनट सुन लें। कब चेंज होती है? जब एग्जिस्टिंग पोर्ट यानी आपने 5273 पे एक एप्लीकेशन चलाई हुई है, आपके सिस्टम में वो पोर्ट कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो आप एक ही एप्लीकेशन दो पोर्ट्स यानी सॉरी एक ही पोर्ट दो एप्लीकेशन शेयर नहीं कर सकती, वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है फॉल बैक ऑप्शन पे, दूसरी पोर्ट पे जंप कर जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऑटोमेटिकली कभी चेंज नहीं होती जब तक कि कोई किसी भी देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ भी फॉल बैक दूंगा आपको कि मैं एक पोर्ट लिखूंगा, मैं कहूँगा जी सर्वर को इस पोर्ट पे चलाओ, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पोर्ट मैंने दी है सिस्टम पे ऑलरेडी उस पोर्ट पे कोई दूसरी एप्लीकेशन चल रही हुई, तो मैं साथ में फॉल बैक दूंगा कि अगर ये वाली पोर्ट कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो तुम इसको छोड़ो फिर ये ले लो, इस पे चला दो। क्लियर? तो पोर्ट चेंज नहीं होती, फॉल बैक के ऑप्शंस दिए होते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन एक पोर्ट यूज़ कर रही है तो दूसरी एप्लीकेशन भी वही पोर्ट यूज़ करने की अटेम्प्ट करे तो उसको फॉल बैक दे दो, उसको कोई दूसरी पोर्ट दे दो। इतने रास्ते हैं ना भाई, तो दूसरी पोर्ट पे चला दो यार। तो ये अगेन हर एप्लीकेशन बनाने वाला फॉल बैक साथ देता है, मैं भी दूंगा। अगर सेम हो जाए पोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या तो फिर वो बैकएंड पे कुछ मैकेनिज्म्स है कि प्रॉक्सी उठा लेगा ऑटोमेटिकली। अब वो प्रॉक्सी एक अलग कहानी है, चीज़ है कि वो प्रॉक्सी पे चलना शुरू कर देगी, ठीक है। यानी वो दिखेगी कुछ और, इंटरनली कुछ और चल रहा होगा। काइंड ऑफ प्रॉक्सी का मतलब अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो स्टिल दैट्स फाइन, अभी ये नेटवर्क की टर्म्स है। लेकिन एक पोर्ट को दो एप्लीकेशन शेयर नहीं कर सकती, ये यूनिवर्सल रूल है, ये रट लें। बज़ाहिर आपको लगे भी कि दो एप्लीकेशन सेम पोर्ट यूज़ कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से प्रॉक्सी यूज़ कर रही होंगी। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल रूल ऑफ थंब है कि वन एप्लीकेशन एक ही पोर्ट यूज़ करेगी, उसके अलावा यूज़ नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कितनी एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, एडमिन, बैकएंड और क्लाइंट। अगर मैं इन तीनों को बैक वक्त रन करूँगा, तीनों लोकल होस्ट पे चलेंगी, तो सर्वर तो सेम हुआ। तो फिर सेम सर्वर पे तीन एप्लीकेशन चल कैसे सकती हैं? डिफरेंट पोर्ट्स पे, डिफरेंट फ्रंट एंड किसी अलग पोर्ट पे चलेगी, बैकएंड किसी अलग पोर्ट पे चलेगी, और एडमिन किसी अलग पोर्ट पे चलेगी। क्लियर होगी बात? तो एक सर्वर पे जितनी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, नॉर्मली दे ऑल यूज डिफरेंट पोर्ट्स। तो पोर्ट का मतलब रास्ता, जिस रास्ते से कम्युनिकेशन दाखिल होती है, जिस रास्ते से कम्युनिकेशन अकर होती है, वो रास्ता हर एप्लीकेशन का क्या होगा? डिफरेंट होगा। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक एप्लीकेशन को मैसेज भेजें, वो किसी दूसरी एप्लीकेशन में जाके अपीयर हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, वो जाके गूगल मीट में अपीयर हो रहा हो। इट्स नेवर पॉसिबल। मेरे केस में ऐसा होता है ना कि जीमेल का जो मैसेज है ना, फ़ोन पे शो नहीं होता, लैपटॉप पे शो हो रहा है। नहीं, डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, वो तो अकाउंट सिंक हुए हुए होते हैं ना। मैं एक सर्वर पे रन होने वाली डिफरेंट, या एक सिस्टम पे रन होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। ये तो डिवाइस कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है ना। लेकिन आपने जो जीमेल खोला हुआ है वही जीमेल मोबाइल पे भी खोला हुआ है, एप्लीकेशन तो सेम है, एप्लीकेशन तो डिफरेंट नहीं है, डिवाइसेस डिफरेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन द सेम सिस्टम will use the different ports.
सारी बातों पे पेड फ्री के लिए कहानी की तरह आ गए भाई। जब भी आप होस्टिंग लेते हैं ना, किसी भी सर्वर पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो होस्टिंग की पैसे देंगे ना। तो बेसिकली ये एक ही सर्वर पे 3 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो तो पैसों वाली बात तो पीछे रह जाती है, मुझसे आगे हैं कहीं। ठीक है, तो अभी खैर फिर वही बात कर रहा हूँ, इतने मासूम दिमागों पे इतना ज़्यादा जोर ना डालें, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि सर्वर पे पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो अब वापस आता हूँ और वापस आके मैं यहाँ पे मैंने कहा मेरा सर्वर जो है वो लिसन करेगा किसको, इनकमिंग रिक्वेस्ट को। कहाँ, किसी पोर्ट पे लिसन करेगा, किसी पोर्ट पे लिसन करेगा। और पोर्ट आप कहाँ से देख सकते हैं, 0 से लेके 65,000 समथिंग तक। ये याद रखिएगा कि 0 से लेके 1024 तक की जो पोर्ट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। 0 से लेके 1024 तक, उसके आगे कोई भी पोर्ट यूज़ कर लें आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिसन्स सॉरी यानी किसी खास काम के लिए रिजर्व्ड है। फिर मिसाल के तौर पे 8080 एक पोर्ट है, वो HTTP जो ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो 8080 डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करता है, वो आप अपने किसी मकसद के लिए यूज़ ना करें क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। इसी तरह TCP प्रोटोकॉल है, वो किसी एक पोर्ट पर रन होता है। UDP प्रोटोकॉल है, वो किसी एक रन होता है। POP प्रोटोकॉल है ईमेल रिसीविंग के लिए, वो किसी पोर्ट पर रन हो रहा होता है। SMTP एक प्रोटोकॉल है ईमेल सेंडिंग के लिए, वो किसी पोर्ट पर रन हो रहा होता है। तो ये 0 से लेके 1024 तक की पोर्ट्स जो हैं ये रिजर्व्ड हैं, ये इन कामों के लिए कि जो पहले कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती है, ये कन्फर्म है। मेल फिर ऐसे काम करते हैं कि Gmail तो है ना, और मोबाइल में ना डिफरेंट टाइप के मेल ऐप होते हैं, वो भी सेम मेल आ जाता है अगर हम अपना अकाउंट कनेक्ट करें। आप अकाउंट कनेक्ट करें तो अकाउंट कनेक्ट करते वक्त साथ आप पोर्ट भी डिफाइन करते हैं। आपने अगर किया है तो आपको पता होगा, वो पोर्ट भी डिफाइन करते हैं और सर्वर का एड्रेस भी देते हैं। यार ये फलाना सर्वर है, अगर ये POP है, आप वैसे वो जो कन्फिग्रेशन है उसमें इनकमिंग मेल के लिए POP3 यूज़ होता है प्रोटोकॉल, और आउटगोइंग ईमेल के लिए SMTP3 यूज़ होता है। तो SMTP3 भी एक पोर्ट यूज़ करता है खास, वो अपने पोर्ट डिफाइन करनी होती है अकाउंट लिंकेज में, और ये यही डिटेल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी कहानी मैं इसलिए थोड़ा सा गुजार रहा हूँ कि ये नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पोर्ट भला क्या है। ये नेटवर्क की एक पूरी फील्ड है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये जितने भी हैकर शैकर और साइबर सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करके लीगल या इलीगल जो भी काम करते हैं। तो ये नेटवर्क की टोटल अलग फील्ड है, वी विल नॉट डिग इनटू दैट, बट यस हमें सिर्फ इतना जानना है कि पोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये सर्वर मेरा लिसन करेगा, किस पोर्ट पे लिसन करेगा, यहाँ कोई भी नंबर दे दें। मैं कहता हूँ जी ये लिसन करेगा 5000 पोर्ट पे। ठीक, और दूसरा पैरामीटर इस फंक्शन में, इसमें एक कॉल बैक फंक्शन दिया जाता है। ऐप डॉट लिसन चूँकि बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन में ज़ाहिर है आपको पहले से पता होता है कि कितने पैरामीटर्स लेगा, ये कितने आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लेगा, 2। पहला क्या होगा, उसे हम क्या समझेंगे, पोर्ट कंसिडर करेंगे। पोर्ट कैन बी गिवन एनी नंबर बिटवीन 1024 टू 65,000 समथिंग। क्लियर, क्योंकि 0 से लेकर 1024 तक रिजर्व्ड है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, तो आप सिंपली जाएं और नेटवर्क पोर्ट्स पे जाके ये चेक कर लें। सिंपल पूरी की पूरी कहानी बता देगा आपको कि वो जो आप बता रहे हैं बेटा, ये 0 से लेके 65,536, क्योंकि 0 इन्वॉल्व है तो 65,535 इतनी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। लॉजिकल एंड पॉइंट्स, पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल, TCP कुछ यूज़ करते हैं, कुछ UDP यूज़ करते हैं। ये देखें HTTP यूज़ करता है, ये पोर्ट 80 फॉर HTTP, 443 फॉर HTTPS, ईमेल फॉर 25 फॉर SMTP, और इसी तरह ये, और साथ ये देख लें वेल नॉन पोर्ट्स 0 से लेके 1023, यानी 0 बीच में शामिल करें तो 1024 बनती हैं टोटल। आर ऑफन रेफर टू एज वेल नॉन पोर्ट्स एंड आर टिपिकली रिजर्व्ड फॉर स्टैंडर्ड सर्विसेज। जो इंटरनेट पे जितनी भी स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं ना, उनके लिए ये पोर्ट्स रिजर्व्ड हैं, इनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, बाकी जितनी मर्जी है उनको आप यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे ये रिजर्व्ड है, पोर्ट 80 किसके लिए रिजर्व्ड है, पोर्ट 43, 21, 25, 21, 22, 53 DNS के लिए। तो ये जितने भी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके लिए पहली 10 से 24 पोर्ट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, उसके बाद आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मतलब समझनी है ना पोर्ट्स ज़्यादा, तो जाके इधर भाईजान मगजमारी कर लें, मेरी ना करें प्लीज़। तो लेकिन जनरल कंसेप्ट में इट्स अ लॉजिकल गेटवे थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स, दैट्स इट। अब दैट्स इट, मेरा सर्वर पूरा हो गया भाई। आप कहेंगे हैं बस इतना ही होता है सर्वर, तो जी इतना ही होता है सर्वर। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रन करूँगा, रन करके देखूँगा कि कोई एरर आता है या सर्वर सक्सेसफुली चलता है। ठीक है, तो रन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ज़ाहिर है Node.js की फ़ाइल रन करनी है, ब्राउज़र में तो रन नहीं होती, तो Node.js की फ़ाइल रन करने के लिए क्या करते हैं,
app.js, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देख रहे हैं सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ये वाला मैसेज अगर सक्सेसफुली आ जाए तो इसका मतलब आपका सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है, और अगर ये मैसेज ना आए तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। क्लियर? इस वार्निंग को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ये वार्निंग क्यों आती है, मैं इसका आंसर थोड़ी देर में देता हूँ कि reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead. To eliminate this warning, add a type module. इस वार्निंग को अगर आपने बचाना है तो आप सिंपल ये खुद बता रहा है कि add a type module to package JSON। तो मैंने वो कॉपी किया जो उसने बताया, यहाँ पे आएँ और मेन से पहले या मेन से बाद ये लगा दें टाइप मॉड्यूल और यहाँ पे कॉमा लगा दें, और इसको जाके कंट्रोल C से प्रोसेस को ब्रेक करें, दोबारा यहाँ पे दैट वार्निंग इज़ गॉन। ये टाइप मॉड्यूल क्या है इसको डिटेल से समझाऊंगा जब मैं कोई अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाऊंगा। अभी तक बिल्कुल रूट फाइल है तो दैट स्टिल इज़ गोइंग वेल। क्लियर हो गई बात? माई सर्वर इज़ रनिंग, दैट्स इट, ये मेरा सर्वर बन गया। अब हमने सिर्फ सर्वर तो नहीं बनाना, हमने सर्वर पे क्या बनाना है, एपीआईज़ बनानी है ना, ताकि हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें तो हमारा सर्वर उस एपीआई को क्या कर दे, रिस्पॉन्स करे। क्या करे? रिस्पॉन्स दे। तो सर्वर पे यानी ये लाइनें आपने ये दो स्टार्ट में लिखनी है और ये एंड पे लिखनी है, हमेशा ऐसे ही होगा। दरमियान में आके आप इसी ऐप वेरिएबल को यूज़ करें, app.get, बिल्ट इन फंक्शन है गेट। क्या करता है इसके बारे में भी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पहले ज़रा देख लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी TEST टेस्ट, और साथ में एक कॉल बैक फंक्शन देता हूँ दिस, और साथ ही मैं कह देता हूँ जी कंसोल लॉग टेस्ट। सो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने लिखी है पूरी की पूरी, app.get बिल्ट इन फंक्शन है, ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर लेता है टेस्ट और दूसरा पैरामीटर लेता है कॉल बैक फंक्शन। जब भी मैं ब्राउज़र से /test लिखूंगा तो वो रिक्वेस्ट मेरी सर्वर पे आके इस वाले एंड पॉइंट को हिट करेगी। मैं मिसाल देता हूँ, जब भी मैं सर्वर में कोई चेंज करूँगा ना तो मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा ताकि ये उस चेंज को उठा ले। तो मैं कंट्रोल C करता हूँ, दोबारा सर्वर को रन करता हूँ, सर्वर रन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, किस पोर्ट पे चला रहा हूँ सर्वर को, 5000। ये क्या करेगा, सर्वर को एक्सेस करेगा। अगर मैं हिट करता हूँ तो मुझे क्या रहा है, कैन नॉट गेट, यानी कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ आपको। लेकिन अगर साथ जो ही आप लिखेंगे ना /test, अब जब /test लिखा है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आई, और सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गया, उसने मुझे क्या दे दिया, console.test। इसका मतलब है ब्राउज़र है क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट से अपने बनाए हुए सर्वर को हिट कर पा रहा हूँ। रिक्वेस्ट मेरी लिसन की है ना मेरे सर्वर ने, जाहिर है लिसन की है तो तभी ये अंदर मेथड चला है ना। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि जो app.get में जो पहला पैरामीटर देता हूँ इसको मैं राउट बोलता हूँ, एपीआई का, यानी ब्राउज़र में URL के साथ सर्वर के एड्रेस के साथ जब ये राउट आएगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। और ये वाला फंक्शन चल के क्या करेगा, सिंपल कंसोल पे। तो मैं चाह रहा हूँ ये अभी देखें, जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो ये अभी तक रिक्वेस्ट पेंडिंग है, हॉल्ट है, रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। रिक्वेस्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम करके ड्रॉ करके बताया था कि सर्वर क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर रिक्वेस्ट को लिसन करता है, इंटरप्रेट करता है और वापस क्या भेजता है, रिस्पॉन्स भेजता है। जब सर्वर वापस रिस्पॉन्स भेजे तब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट होता है। अभी क्या हुआ है, ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव तो कर ली, वापस रिस्पॉन्स, वापस जब रिस्पॉन्स नहीं भेजा तो ये क्या हुआ पड़ा है, रिक्वेस्ट हॉल्ट हुई पड़ी। एरर तो नहीं है ना, रिक्वेस्ट हॉल्ट हुई पड़ी है। किधर? और इसको छोड़ना पहले, ये कंप्लीट तो नहीं हुई ना रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो गया, क्या
लिसन्स द रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड्स द रिक्वेस्ट। अंडरस्टैंड किया तो उसने वो फंक्शन चलाया और फंक्शन चला के कंसोल पे दे दिया। प्रिपेयर्स द रिस्पॉन्स, अब क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा और फिर रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। इसका मतलब है अभी तक उसने रिस्पॉन्स भी प्रिपेयर नहीं किया और रिस्पॉन्स को वापस सेंड भी नहीं किया। तो रिस्पॉन्स को सेंड करने का मतलब ये है कि मतलब रिस्पॉन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपने नहीं करना। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, इस कॉल बैक फंक्शन में दो पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, लाजमन मिलते हैं। उन दो को कोई भी नाम दे सकते हैं हम, एक को कहते हैं रिक्वेस्ट, दूसरे को कहते हैं रिस्पॉन्स। कन्वेंशन है कि पहले ऑब्जेक्ट को कह लें रिक्वेस्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को कह लें रिस्पॉन्स। जब भी आप ऐप डॉट गेट लिखेंगे, इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो लाजमन ये दो ऑब्जेक्ट्स रिसीव करेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? पहली रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में सारी की सारी डिटेल मौजूद है आने वाली रिक्वेस्ट की, और रिस्पॉन्स के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें रिस्पॉन्स भेजने के लिए चाहिए। मतलब क्या हुआ, मैं अब इसे कंसोल लिखने के बजाय यहाँ लिखता हूँ RES, यही वाला RES, और डॉट सेंड, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि हेलो। जब भी सर्वर ने क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो उसका यही तरीका है कि मैंने क्या रिस्पॉन्स भेजना है, हेलो। तो जो भी रिस्पॉन्स भेजना है उसे आप रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में डालें और कहें जा बेटा अल्लाह हाफिज़, ये जाके क्लाइंट को दे दे, जिसने रिक्वेस्ट की है उसको दे दे। नाउ मैंने सर्वर में चेंज की है, मैं दोबारा सर्वर को ब्रेक करता हूँ और इसे दोबारा रन करता हूँ। एंड नाउ इफ़ आई कम बैक हेयर, और अब मैं दोबारा हिट करूँगा तो उसने मुझे क्या दे दिया, हेलो। तो ये मैंने अपनी पहली सक्सेसफुल API बना ली है। दिस इज़ API। अभी रिएक्ट की साइट तो बनाई नहीं है भाई, तो फिर नहीं लोड होगा ना। यही तो जादू है ना रिएक्ट की, यही तो ब्यूटी है कि हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट। जो हम फेक स्टोर API से रिस्पांस ले रहे हैं वो भी तो सर्वर से रिस्पांस है ना, वो भी तो ऐसे ही उन्होंने API लेके होस्ट की हुई है। तो जब हम यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिफ़्रेश होता है पेज, यही काम यहाँ भी करेंगे। क्लियर? वो आपकी टेंशन नहीं है। अभी हमने रिएक्ट के साथ इसे लिंक नहीं किया हुआ, इसलिए टेस्टिंग के लिए ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हमने यहाँ ऐसे यूज़ नहीं करना, इस API एंड पॉइंट को कहाँ यूज़ करना है, रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी हम फ्रंट एंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो बैकएंड के लिए कोई टेस्टिंग टूल तो चाहिए ना, ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो अब आपका पहली दफ़ा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वर ने रिसीव की, अंडरस्टैंड की, रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। तो इस पूरे को हमने क्या कहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। क्लियर? अब आप अज्यूम करें कि सर्वर सिर्फ हेलो नहीं भेज रहा, सर्वर कोई जेसन डेटा भेजना चाहता है, क्योंकि API के रिस्पॉन्स में क्या आता है नॉर्मली, जेसन। ये क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सेंड के बजाय यहाँ क्या लिख दें, जेसन। और यहाँ पे नॉर्मली जेसन डेटा किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में होता है ना, तो यहाँ पे भेज दें मिसाल के तौर पे नेम इज़ गन बी यासिर और लेट्स सी एज इज़ गन बी 25। सर्वर में दोबारा चेंज किए, सर्वर को रीस्टार्ट करें, इसको जाके हिट करें, एंड इफ़ यू कम बैक एंड हिट, ये एग्जैक्ट API जैसा रिस्पॉन्स नहीं है। स्ट्रिंगिफाई नहीं, ऑलरेडी स्ट्रिंगिफाइड है। जेसन का मतलब स्ट्रिंग ही होता है। क्लियर है? आपकी पहली सक्सेसफुल API बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यही जादू करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे इसको टेस्ट के बजाय क्या कहता हूँ, PRODUCTS। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजने के बजाय क्या भेज दूंगा, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं भेज दूंगा प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, मिसाल के तौर पे ID, यहाँ पे क्या भेजूँगा मिसाल के तौर पे 1, यहाँ पे क्या भेजूँगा प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पे कहूँगा जी मिसाल के तौर पे यस। अभी टेस्टिंग के लिए कॉपी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने इसके साथ भी डेटाबेस कनेक्ट करना है।
अपना डेटाबेस। तो जब तक हम डेटाबेस नहीं पढ़ते तब तक टेस्टिंग के लिए ये काम करेंगे कि हम डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब हम डेटाबेस पढ़ लेंगे तो फिर ये काम यहाँ भी नहीं होगा। ये काम कहाँ से आएगा, यानी फ्रंट एंड से जो डाटा एडमिन सेव करने के लिए भेजेगा वो कहाँ जाके सेव होगा, डेटाबेस में। और जब वो गेट करने की रिक्वेस्ट भेजेगा तो डाटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से उठ के सर्वर पे आएगा और सर्वर से उठ के क्लाइंट पे जाएगा। ऐसे ही एज इट इज़ होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग फेक स्टोर एपीआई पे जाता हूँ जल्दी से, और फेक स्टोर एपीआई पे ये पूरी की पूरी अरे को कॉपी करता हूँ, और इस पूरी की पूरी अरे को कॉपी करके यहाँ सर्वर पे एक नया बनाता हूँ, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस, कॉपी करके दिस। अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट पे जेसन भेजना चाहता हूँ, तो इस जेसन में क्या भेज दूँ, प्रोडक्ट्स। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखें ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट मैंने, यानी ऊपर डाटा मैंने, यस ये मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ, लेकिन मैंने बता दिया कि अल्टीमेटली ये डाटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो जब मैंने ये लाइन लिखी तो वापस यहाँ पे आएँ, यहाँ पे, और रिक्वेस्ट करें। अब ये डाटा नहीं आ रहा, उसकी वजह मैंने सर्वर पे चेंज किया तो सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया। सो मेक श्योर, ठीक है, यस अभी बताता हूँ, लेकिन पहले ये देख लें। मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया, अब ये स्लैश टेस्ट पे करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, वजह स्लैश टेस्ट का एंड पॉइंट ही नहीं है। एंड पॉइंट कौन सा है, प्रोडक्ट्स का। तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूँगा जी, DUCTS। ये डाटा अब मेरी अपनी एपीआई से आ रहा है जो मैंने खुद बनाई है बैकएंड पे। वेरी सिंपल एपीआई, लेकिन एपीआई है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे दूसरा एंड पॉइंट बना देता हूँ, तो दूसरे एंड पॉइंट पे क्या होगा, मिसाल के तौर पे इसको बोल देता हूँ जी व्हाट यूज़र्स, ठीक है। तो अब मेरे पास यूज़र्स का डेटा नहीं है, तो आप यहीं पे जाएं फेक स्टोर एपीआई पे, और यहाँ से क्या ले लें, यूज़र्स ले लें। तो इस यूज़र्स को यहाँ कॉपी कर लें, और यहाँ पे जाके क्या कर लें, जहाँ प्रोडक्ट लिखा है वहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे क्या पास कर दें। तो हम थ्रू आउट यही काम करते रहेंगे। एंड पॉइंट, अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी स्लैश प्रोडक्ट्स तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रोडक्ट्स। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी स्लैश यूज़र तो क्या आएगा, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी ऑर्डर्स, तो कौन सा एंड पॉइंट होगा, ऑर्डर्स। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी गेट सिंगल प्रोडक्ट आईडी की बेस पे, तो सिंगल प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में रिटर्न करेंगे। क्लियर होगी बात। वो कैसे करेंगे बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये बार बार इन्होंने पूछा जी कि मैं सर्वर को, हर चेंज के बाद सर्वर को बार बार खुद रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो इज़ देयर अ वे, इज़ देयर अ टूल विच डू दिस फॉर अस। तो यस, देयर इज़ अ टूल विच इज़ कॉल्ड एज नोडमोन। आप जाके यहाँ लिखिएगा नोडमोन, तो ये आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी मिलेगी। आप सिंपली इस नोडमोन को यहाँ से कॉपी कर लें और इसको जाके अपने बैकएंड पे इंस्टॉल कर लें। वंस इंस्टॉल, तो अब आप नोड के बजाय जो फाइल रन करेंगे वो किससे करेंगे, नोडमोन से। नोड M1, यस अभी दिखाता हूँ, नोडमोन app.js। वंस यू डू दिस, ये चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके, ये मेरा अपना सर्वर है, यस, यहाँ पे मैं जाके करूँगा यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स आगे। अब मैं सर्वर में कुछ चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सेमी कॉलन देता हूँ, नीचे देखिएगा, सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। जो ही मैं सेव करूँगा सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज़ नोडमोन। तो नोडमोन के लिए मैंने कमांड कौन सी यूज़ की हुई है, नोडमोन app.js। अब मुझे बार बार या ये पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी या मैं खुद से स्क्रिप्ट बना लूँ ताकि इसके लिए स्क्रिप्ट हो npm start। तो मैं ये कमांड एज इट इज़ कॉपी करूँगा, पैकेज जेसन में जाऊँगा, यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर आके लिखूँगा start स्टार्ट, और इसके राइट साइड पे ये वाली कमांड लिख दूँगा, कॉमा डाल दूँगा। अब मैं ये कमांड भी नहीं लिखूँगा, बल्कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, npm start। Clear? So I am doing everything at my own. I customized the script, I added the nodemon just ताकि मैं सर्वर पे कोई भी चेंज करूँ तो मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रीलोड हो जाए। मैं इस यहाँ सेमी कॉलन देता हूँ, यहाँ भी सेमी कॉलन देता हूँ, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे स्टिल इट्स वर्किंग। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट देता हूँ
दिस इज़ वर्किंग एज वेल। और ये एंड पॉइंट पूरा लोकल होस्ट वाला 5000 ये है पूरा एंड पॉइंट। यस, ये पूरा का पूरा इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट का एंड पॉइंट। और जब हम ये लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो ये पीछे वाला यूआरएल चेंज हो जाएगा, उसके आगे जितना कुछ पाथ शाथ है वो हमारा ही रहेगा, यही रहेगा। लेकिन इसको रन भी करना पड़ेगा अगर वहाँ पे शो करना है, उसके बगैर तो रन शो भी नहीं होगा वहाँ पे। जब किसी लाइव सर्वर पे होस्ट करते हैं तो वो 24/7 अप होते हैं, वो सर्वर कभी डाउन होता ही नहीं है, उसको हमें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी अपने लिए वो करना पड़ेगा। नहीं, आप अभी इसे डिप्लॉय कर दें नेटलीफाई पे, ये जब इसे एक्सेस करेंगे चलेगा। इसे कर दें डिप्लॉय। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, हमें ज़ाहिर है नेटलीफाई पे ऑटोमेशन होती है गिटहब की रेपो से ऑटोमेटिकली या मैनुअली, ठीक है। बल्कि 3:09 हो गए, मुझे अभी नहीं करना चाहिए, कल करना चाहिए। उसकी वजह एक, इसको मैं अलग रेपो में रखूँगा, इसको अलग रेपो में रखूँगा, इसको अलग रेपो में रखूँगा। अल्टीमेटली रेपो का मतलब गिटहब रेपो। तो पहले मुझे इसकी गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, फिर अपलोड करना पड़ेगा, फिर गिटहब को नेटलीफाई के साथ लिंक करना पड़ेगा। दैट्स गोइंग टू टेक मी अ टाइम, सो गिव मी 1 more डे इन फैक्ट फॉर दैट, आई विल डू दैट। आज के लिए इतना काम कर लेते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एडमिन में ना एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं, सिंपल टेस्ट .txt। जब उसको वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे बस फिर वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सप्रेस.js सिलेक्ट करें बैकएंड, कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, वो वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, रीड होता है आप सिंपल कहें इम्पोर्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम दी गिटहब रेपो। यूँ ही गिटहब रेपो करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट नहीं करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने इससे पहले क्लाइंट को सिर्फ गिटहब पे अपलोड कर रहा था, अब मैंने 2 फोल्डर और क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं जब इसे गिटहब पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा तो ये गिटहब पे अपलोड नहीं करेगा। वजह देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसने सिर्फ किसकी चेंजेस डिटेक्ट की हुई हैं, होम किसके अंदर है, क्लाइंट के अंदर है। इसका मतलब है बाकी जितनी भी मैंने चेंजेस किए हैं वो गिट ने डिटेक्ट नहीं की, वो गिट के फोल्डर ने डिटेक्ट ही नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना ये मन16 का पूरा फोल्डर गिट के साथ कॉन्फ़िगर करना है, मन16 का पूरा फोल्डर गिट के साथ सिंक करना है। तो एक नई रेपो बनेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और मैं CD बाहर आके रूट फोल्डर में आ जाता हूँ मन16। अब मन16 के फोल्डर में आके मुझे ये वाला फोल्डर गिट पे डालना है पूरा मन16 का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाकी तीनों फोल्डर इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब है कि गिट को इनिशियलाइज़ कर दो कहाँ पे, रूट फोल्डर में। एक और बात बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही और आप वैसे ही खामखा मेरी शक्ल देख रहे हैं और बोल भी नहीं रहे। ये क्या पड़ा हुआ है, तो यही सारा फोल्डर ट्रैक कर रहा होता है ना सारी चीज़ों को। ये ले, सारी ट्रैकिंग ख़त्म हो गई। अब देखें, इधर डॉट गिट का फोल्डर नहीं था, इधर नहीं था, तो मुझे बेसिकली रूट फोल्डर को अब गेट का फोल्डर बनाना है। अब यहाँ पे वापस आएँ, इसको बंद करके एक दफ़ा रीओपन करें, क्योंकि मैंने आपने ये क्लाइंट है आपने इसका पहले पेरेंट फोल्डर ही बनाया, अगर हम पहले पेरेंट हम पहले बना लें तो फिर मसला ही नहीं ना, फिर तो मसला ही नहीं, इसके अंदर ऐड करते वो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें, अब देखिएगा अब ये मुझे बता रहा है या बताएगा, यहाँ पे क्लिक करें, वेट फॉर अ मोमेंट। ये अभी कोशिश कर रहा है स्कैन करने की गिट का फोल्डर है या नहीं है। तो उसने क्या कहा है कि भाईजान अब ये रूट फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियलाइज किस फोल्डर को, जो फोल्डर ओपन है। कौन सा ओपन है, मन16 यानी रूट फोल्डर, जिसके अंदर तीनों एप्लीकेशंस पड़ी हैं, ठीक है। सो वंस अगेन आई गो बैक, इनिशियलाइज द रेपो। अब इसने कितनी चेंजेस डिटेक्ट किए हैं, 890, और वो तीनों फोल्डर की चेंजेस हैं, एडमिन की भी, बैकएंड की भी, क्लाइंट की भी। मैं हमेशा आपको बताऊं कि आपने कभी भी नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करना होता और ENVs को भी अपलोड नहीं करना, यानी कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनको आपको गिट पे अपलोड, वरना आपकी गिट की रिपोजिटरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है।
तो अब ये तो देखें डिम हुआ हुआ फोल्डर, इसका मतलब है ये पहले ही क्या है, इग्नोर हुआ हुआ है। ये कैसे पता चलता है कि ये इग्नोर हुआ हुआ है? गिट इग्नोर की फाइल में देखें, यहाँ पे लिखा पड़ा है कि नोड मॉड्यूल के फोल्डर को क्या करना है, अपलोड नहीं करना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस गिट इग्नोर की फाइल को उठा के बाहर निकाल देता हूँ रूट फोल्डर में। ये गिट फोल्डर आ गया बाहर। अब मैं ये कहता हूँ यार कि नोड मॉड्यूल मुझे पता है इधर भी होना है, नोड मॉड्यूल मुझे पता है इसके अंदर भी है, ये डिम नहीं है, इसका मतलब है ये अपलोड होगा, तो मुझे इसे अपलोड होने से बचाना है, रोकना है। और कल जब मैं एडमिन की एप्लीकेशन बनाऊंगा तो वो भी वीट की एप्लीकेशन होगी, उसमें भी नोड का मॉड्यूल फोल्डर होगा। तो मैंने कहा जी नोड मॉड्यूल कहीं भी हो, किसी भी सब डायरेक्टरी में हो, सबको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, पहली बात तो मैंने ये की ना कि मैंने गिट इग्नोर की फाइल को बाहर निकाल दिया रूट के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी स्टैरिक 2 दफ़ा और साथ में स्लैश। अब मैं इसे सेव करूँगा, ये भी ऑलरेडी इग्नोर हो चुका, ये भी इग्नोर हो चुका, और किसी भी सब फोल्डर में जहाँ भी नोड मॉड्यूल का फोल्डर होगा वो क्या हो चुकेगा, इग्नोर हो जाएगा। एक दफ़ा का मतलब है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, 2 का मतलब जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं सारों में, सब डायरेक्टरीज का मतलब उसके अंदर और भी कोई सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर और भी कोई सब डायरेक्टरी है, तो सारों के अंदर जाके यू कैन प्ले अराउंड विद इट। तो ये भी इग्नोर हो रहा है और ये भी इग्नोर हो रहा है। आप देख लें 890 चेंजेस से कितनी आ चुकी हैं, 29 चेंजेस आ चुकी हैं। तो मतलब वो 890 किसकी थी, सारी नोड मॉड्यूल की चेंजेस, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। इसी तरह अगर आपको चाहिए कि जिस भी रूट फोल्डर में .env की फोल्डर, .env का वो है, वो भी इग्नोर कर दो। तो अब .env आपको नहीं पता, सबको, इन्होंने सवाल पूछा था इनको पता है, लेकिन आप परेशान ना हो, जब .env बनाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लिख दें कि कहीं भी .env है तो देख लें .ntv ये जितना भी है स्टैरिक, तो यहाँ पे आप एक और स्टैरिक बना के ये लिख दें स्टैरिक .env, तो .env फाइलें भी क्या हो जाएंगी, इग्नोर। अभी कोई है ही नहीं तो इग्नोर क्या होगी, ठीक है, खैर दैट्स इट। अब मुझे इस रूट फोल्डर को क्या करना है, गिट पे पब्लिश करना है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड करूँगा स्टेजिंग पे सारी चेंजेस, मैसेज दूंगा फुल स्टैक ऐप, कमिट करूँगा, पब्लिश ब्रांच करूँगा, और ये मुझे पूछेगा जी पब्लिश टू प्राइवेट रिपोजिटरी या पब्लिक, तो मैं इसे पब्लिक पे रखूँगा। और वंस यू डू दिस, वंस it gets completed, it will show me the message, either error message or success message, successfully published to the SDR Yasir/man16, open it into the GitHub। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद this is what admin backend client। तो अब मैं डेली बेस पे जितना भी काम करूँगा, मैं सिंपल रूट फोल्डर में आके इसको पब्लिश कर दूंगा, तो ये तीनों फोल्डर ऑटोमेटिकली क्या होंगे, पब्लिश होंगे। अब अगर आप इनको डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉयमेंट के लिए फिर आपको अलग अलग रैपो, बैकएंड की अलग रैपो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो जब हम डिप्लॉय करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल काफ़ी है इतना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये कल लाजमी प्लीज़ आज के लेक्चर देख के आइएगा, ताकि हम कल जो काम करेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। यही काम हम बार बार कर रहे होंगे। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब अगर आपको क्लाइंट सारी आती है, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल जावास्क्रिप्ट सीखना होता है। जावास्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी फ्रंट एंड में सारी सीख चुके हैं, तो बैक एंड पे सिर्फ वही करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, इंपोर्ट करना है और उसे यूज़ करना है, दैट्स इट। सो दैट इज़ इट।